कल जो हमने 2016 का क्वेश्चन आपको बता दिया था, लेकिन किया आपने। तो अगर आपने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका डेल्टा एच जो -43.2 था वो -86.4 हो जाएगा। फिर उसे इक्वेशन 3 में ऐड करेंगे आप, तो ये टोटल बन जाएगी एनर्जी -154.9, और फिर लास्ट इक्वेशन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आना चाहिए -91.7। ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन चेक करें कहीं प्लस माइनस ही होगी ना, और 5 ईयर दें ताकि हम और क्वेश्चन देखें। रिलेटिवली इजियर वन, क्योंकि दोबारा हम वही कार्बन हाइड्रोजन पे आ गए। So this is usual one. So ये है मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर हम में एक बच्चा भी ऐसा है अभी तक कुछ सवालात और उसके जवाब कॉपी किए हैं, खुद नहीं किया, तो यकीन जानिए हमने आगे 9th क्वेश्चन करने कोई फायदा नहीं। तो खुद जब तक आप नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देखा, उस वक्त तक कोई फायदा नहीं है। इस क्वेश्चन में चेंज है, और चेंज ये है, अगर आप नोट करें, ऐसे लिखा है पता नहीं चलता कि हमें सेकेंड इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड दी गई। अमूमन हम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, और आखिर में भी कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों जगह पे CO है। तो सिर्फ ये फर्क है, लेकिन इससे हमारे काम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CO है तो CO कर ही करते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह होगा जैसे इक्वेशन नंबर 1 से हम करते हुए आ रहे हैं। तो जल्दी से इसको ट्राई कीजिए, आप मुझसे पहले करें, बस ये ख्वाहिश है मेरी, ताकि जब मैं करूँ तो आप उसे कॉपी ना कर रहे हैं, उसे चेक कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आखिरी होगा काम 2014 में पूरे 30 सालों का सबसे मुश्किल सवाल आया था। तो अब हम इस काबिल हो गए हैं मेरे हिसाब से कि हमें वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा।
जो इक्वेशन हमें बनानी है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। उसमें कार्बन एक ही है, अलबत्ता हाइड्रोजन दो है, इसलिए कार्बन की इक्वेशन को कुछ नहीं करेंगे और हाइड्रोजन की इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों इक्वेशन ऐड कर देंगे। ऑक्सीजन की टेंशन नहीं लेंगे, पहले भी बता चुका हूं, ऑक्सीजन जो है हर इक्वेशन में है इसलिए वो खुद ही सेट हो रहा है। तो सिर्फ C+2H2 ये टारगेट बनाया और हमने डेल्टा H -683 तक पहुंच गए। अब क्या करना है, प्रोडक्ट CH3OH जिस इक्वेशन में है वो अपोजिट साइड पर है, आप उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एज यूजुअल हमेशा यही करते हैं, सब कुछ सेट हो जाएगा। इस इक्वेशन का नाम 5 रखें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 5। अब आपको CO से CO कैंसिल मिल रहा है, वाटर से वाटर कैंसिल मिल रहा है, C/2O2 में से O2 माइनस करेंगे तो हाफ O2 बचेगा। तो यही हमें एग्जैक्टली चाहिए सब कुछ। और डेल्टा X की वैल्यू हो जाएगी -122 किलो जूल पर मोल। तो क्या हम तैयार हैं फाइनल के लिए? नहीं, आखिरी क्वेश्चन के फाइनल के बाद। तो अब ये मजा तब है जब हम खुद करें, मतलब मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को रोके रखा था। अच्छा सवाल जवाब तो बच्चों का तो खैर अच्छा हल नहीं हुआ था, उनके लिए तो सरप्राइज था कि क्या हो गया, लेकिन अब मैं समझता हूँ जिस तरह हमने क्वेश्चंस किए हैं, वेल वी कुड हैव अ गुड ट्राई और इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो
करते हैं इसी तरह, थोड़ा सा पॉज दूंगा, कर दूंगा ताकि आप टैली कर सके, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि बगैर घबराए, क्योंकि इस इक्वेशन की सिर्फ वाहिद बात ये है कि असली फॉर्मूले नहीं लिखते, वो एबीसीडी करके बना दिया है। तो एक तो ये जब भी ऐसा करते हैं सर, ऐसी सोचिए यही इक्वेशन हो, हम ये एक्चुअल सिंबल्स की जगह डमी सिंबल लिखते हैं, ए बनाते हैं कार्बन को, तो वो वैसी आंखों को उलझन देता है, आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो जाता है। यहाँ यही है, लेकिन आप घबराए बगैर वही उसूल याद रखेंगे। जो इक्वेशन मुझे बनानी है उसके एक एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को टैली कीजिए, वो किस इक्वेशन में है, उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, अगर उसकी साइड चेंज नहीं हो रही तो इक्वेशन ऐड होगी, और अगर साइड चेंज हो रही है तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो। और अगर कोई चीज ऐसी है जो एक से ज्यादा इक्वेशन में इग्नोर कर दें, उसकी परवाह नहीं करेंगे, वो खुद ही सेट होगा। ये तीन बातों को देखें, सवाल ना हुआ पैसे वापस। दिस इज 2014, calculate the heat इस इक्वेशन का डेल्टा एच निकालना है, वो है
तो अगर हम सवाल कर रहे हैं, पहली चीज जो इक्वेशन में मौजूद है वो है ax3, कहाँ है? इक्वेशन 1 में है मगर रॉन्ग साइड पर है, ठीक है ना। प्रोडक्ट में मुझे तो रिएक्टेंट है और 4 चाहिए, तो 2 काम हो गए। पहली बात, ये इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई होगी और जब भी होगी सब्ट्रैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि ax3 मुझे रिएक्टेंट में चाहिए और यहाँ पर ये प्रोडक्ट। तो 2 बातें डिसाइड कर ली। y2 2 इक्वेशंस में है, इसलिए y2 मेरा प्रॉब्लम नहीं है, भूल जाए। ay प्रोडक्ट में है और यहाँ भी प्रोडक्ट में है, लेकिन यहाँ 4 है और यहाँ, तो इसलिए इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड होगी, ठीक है ना। अब रह गया x2y, प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में ही चाहिए और मगर कितने 6, तो ये इक्वेशन 6 से मल्टीप्लाई होगी और ये भी ऐड होगी। तो मेरे ख्याल में एक्शन मिल गया। आप सबसे पहले इक्वेशन 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को ऐड कर दें। फिर इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट कर दें। आप ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं, आप पहले सब्ट्रैक्ट वाला कर दें, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आसानी रहती है पहले ऐड कर लें आप फिर सब्ट्रैक्ट कर लें। लेकिन बस याद क्या रखना है, इक्वेशन 3 और 4 ऐड होनी है, 2 सब्ट्रैक्ट होनी है और इन नंबरों से मल्टीप्लाई होनी है। बस जब आप मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा एच भी मल्टीप्लाई होगा। यहां कहीं गलती ना कर दीजिएगा जल्दबाजी में, आंसर आपके पास होगा।
जो मैंने कहा वो मैंने यहाँ किया है। तो आपका काम है टैली कीजिए, कैलकुलेशन में गलती ना हुई हो। इक्वेशन 3 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डेल्टा इज -346.8 है। इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 86.4। दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो ये -260.4 हो गया। उसके बाद हमें इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन इस 5 से सबट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 5 को ऊपर लिखा और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा। उसका डेल्टा है जो -11 था वो -44 हो गया। एंड देन ये दोनों सबट्रैक्ट हुए तो ये आंसर आ गया। सिवाय इस बात के इस क्वेश्चन में तो एबीसीडी कर दिया और दूसरा हर चीज को ही मल्टीप्लाई करना पड़ा बड़े बड़े नंबरों से। तो अमूमन इससे पहले कहीं 2 से मल्टीप्लाई वाला कहीं 3 में माशाल्लाह सब चीजें मल्टीप्लाई हुई, लेकिन स्टेप्स वही रहे हैं। कोई इसमें ऐसी बात नहीं आई है जो वाली नहीं हो। तो अब ये इतने रिएक्शन हमने कर दिए कि अब हम सिर्फ उसी सूरत में गलती करेंगे जब हम प्रैक्टिस ना करें और कहीं बैड लक में पेपर करते वक्त टेंशन में कोई कैलकुलेशन गलत कर, और ये अक्सर होता है। तो जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं एक बार कि खासतौर पर जो ये न्यूमेरिकल टाइप चीजें हैं दे नीड प्रैक्टिस। मैथ्स के लिए ना मैथ्स बार प्रैक्टिस, तो ये सुन सबने रखी है, अब अमल करने वाले बच्चे बहुत ही कम हो गए। तो हमारा दिल नहीं चाहता कि हम वक्त लगाएं और प्रैक्टिस करें। तो हमने 2 रिएक्शंस अगर देखे और बात कुछ भी समझ में आ रही है तो हमने कहा गुजारा हो गया। तो इसका तरीका वही है जिसको मैंने इंसिस्ट यहाँ भी किया है। जाहिर सी बात है मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं एक एक की कॉपी में झांक कर ये देखता करूं कि वो खुद कर रहा है या वो उससे कॉपी कर रहा है। एक ही तरीका है, एक ही नुस्खा है न्यूमेरिकल सही करने का, और वो ये है कि बेशक 10 सवाल समझें 20 समझें, लेकिन उसके बाद एक पूरा खुद करें।
अगर ये सिचुएशन नहीं लाएंगे तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको नहीं आएगा। तो अब हमने अच्छे खासे कर दिया, आपको याद तो नहीं हो गया होंगे, आप सवाल ही पैदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसी तरतीब से सवाल को उठाइए, दोबारा वो क्वेश्चन कॉपी कीजिए, आपको कौन सा याद है कि इसका क्या आंसर था या क्या तरीका था, और फिर करके देखिए, सवाल किया हुआ है, चेक भी हो जाएगा। इन्हीं क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए। 3 किताब के हैं और अब 2014 तक हम आए तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। आप और पीछे भी जा सकते हैं, तो 10 ईयर होते हैं ना। तो कल जो हमने आखिरी क्वेश्चन किया था यहाँ और आज आकर मैंने उसका सोल्यूशन बताया है, वो क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। अगर हम एक साल और पीछे, लेकिन असल वाला आया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन में तो एम और ये लिखा था वो एक्चुअल वाला है, तो इसका मतलब उसमें असली सिंबल लिखे हुए आप पहचान लेंगे, जैसे बात एक ही पैटर्न है, तो एक ही तरीका है, एक इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई, दूसरे में ऐड भी बस। और इसी तरह और पीछे जाएंगे तो बुक वाले सवाल आ जाएंगे। इसका मतलब है अगर मैंने 13 12 पे नहीं किया हूं तो ध्यान रखिए, यानी जो सबसे ज्यादा टफ वाले थे वो हमने कर दिए, ये था सबसे ज्यादा तंग किया था, यानी तो बच्चों ने कह दिया तो सिलेबस के बाहर से आ गया, तो ये तक फतवे जारी हो गए थे इस पर। लेकिन ऐसी बात है, वैसी बात ठीक है, इस सेंस में कि अगर आप 2014 से पीछे वाले 10 ईयर सॉल्व करते हैं तो ऐसे से हलवा हलवा सवाल थे कि वो ऐसे बच्चों की हालत खराब हुई, वो इतना आसान था तो घबरा गए। आपको अब ये हिसाब आपका नहीं है, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, इसके बाद भी 2-3 दफा उन्होंने टर्म चेंज किया है। लेकिन समझिए 90 से लेके 2010-12 तक तो हम कार्बन हाइड्रोजन से हटे ही नहीं कभी, वही सवाल देते रहते थे, आदत तो खराब होनी थी। तो अब चूंकि हमने पिछले 5 सालों के जो पेपर किया इसमें कई दफा ऐसा कर दिया, एबीसीडी भी दिया है, तो इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं होगी, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। दिस इज ऑल ओवर। ये हो गया चैप्टर 5, 1 कर दिया, 2 कर दिया, 5 कर दिया, टोटल चैप्टर हमारे 8 हैं। और अब हम अपना चौथा चैप्टर शुरू करेंगे, इट मींस हाफ। अभी कॉलेज में आपकी क्लासेस शुरू हुई, हम अपने आधे हिस्से में पहुंच गए। ये एडवांटेज इस वजह से है कि आप कब से पढ़ना शुरू कर, लेकिन अगर ये एडवांटेज आपने मिस कर दिया है कि ये मेरे कहने के तो कवर हो गए लेकिन आपके नहीं हुए हैं, तो कितना टाइम लगेगा। अब हम जो चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर 5 ही की तरह छोटा है, और इसी तरह एग्जाम में उसके इसके भी टोटल मार्क्स जो पेपर में बोर्ड की तरफ से प्रिस्क्राइब है कि इसका इतना कंट्रीब्यूशन आया हुआ है 10 to 12। और इसी तरह अब जो चैप्टर कर रहे हैं इट इज द 8th चैप्टर, हमारे सिलेबस का आखिरी चैप्टर है, और वो भी इसी तरह 10 to 12 है। हम ये कॉम्बिनेशन क्यों रखते हैं वाई आफ्टर 5 8, इसलिए भी कि हमने पहले 2 चैप्टर थोड़ा बड़े वाले किए हैं, जब अगले 2 थोड़े छोटे वाले करें, लेकिन इसलिए भी कि इस चैप्टर 8 का जो टॉपिक है उसका चैप्टर 5 के टॉपिक से लिंक है, इसलिए दोनों को साथ करने में हमें और भी फायदा होगा। दैट इज चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर नंबर 8। सिलेबस के 2 चैप्टर ऐसे हैं 8 में से जो छोटे और आसान थ्योरी होने की वजह से मैं प्रेफर करता हूं कि मैं ही पूरे का पूरा लिखवाऊं और हमें इसके कोई अलग से नोट्स ना दिए जाए, ताकि बच्चे वही याद करें, सिर्फ उनके पास ऑप्शन ही ना हो। एक ये 5 था और एक ये 8, वरना बाकी सब में भी मैं लिखाऊंगा, लेकिन हम साथ में नोट भी दे देते हैं कि चलो जिसका 2 जी चाहे करे। लेकिन इसमें क्योंकि इतनी इजी थ्योरी और ऐसा है कि मेरा दिल होता है बस यही करें तो हम लिखवा लें। तो अब ये चैप्टर 8 में देखिए, इंट्रोडक्शन to chemical kinetics। एक और अच्छी बात है, ये चैप्टर भी आपको एक कंपटीशन देगा कि आया चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल आसान है या चैप्टर 8।
और चैप्टर 5 में खास तौर पर अब तो कर दिया तो अंदाजा होगा, वो जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किए थे, तो बस ये हिसाब लगा लें कि Q प्लस है या माइनस है और W प्लस है या माइनस है, सवाल बहुत था। चैप्टर 8 का भी न्यूमेरिकल एक ही आता है और ये मेरे ख्याल से चैप्टर 5 से भी किया गुजरा है, तो उससे भी आसान है, बहुत ही सिंपल वाला। तो ये एक तरह के तोहफे हैं, दोनों के न्यूमेरिकल 4-4 मार्क्स के आ जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत करके बच्चा आराम से कर सकता है, खास तौर पर जब वो इसे कंपेयर करे विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 1 लिमिटिंग एक्सटेंड और एम्पिरिकल, उसमें काफी हम कंफ्यूज होते हैं, तो इस हिसाब से ये बड़ा अच्छे लगते हैं कि चलो इतने आसान न्यूमेरिकल। ओके, काइनेटिक्स का लफ्ज फिजिक्स वाले भी यूज करते हैं और इसका मतलब होता है मतलब नहीं होता इसका कोई मतलब होता है काइनेटिक इतना एनीथिंग करने की क्या जरूरत है, काइनेटिक का मतलब है मोशन, काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मोशन, काइनेटिक इज मोशन, काइनेटिक्स is the branch of science which deals with the motion of the objects। जब ये टिक्स हो गया तो ये साइंस फिजिक्स की ब्रांच कह दें, आप साइंस की ब्रांच कह दें, तो काइनेटिक्स में मोशन के बारे में, बॉडी मूव कर रही है, कितनी स्पीड से कर रही है। हमारी केमिस्ट्री में कौन मूव कर रहा है, हम तो नहीं भाग दौड़ कर रहे हैं, तो हम केमिकल काइनेटिक्स कहां से ले आए, तो हमारे यहाँ किस चीज की स्पीड होगी, हमने कहा इसके लिए जरूरी है कि बच्चे को ये बताओ स्पीड किसको कहते हैं, वो पता ही नहीं होता उसको, पता होता नहीं। अभी आपने काइनेटिक्स में जिस तरह से कहा तो स्पीड पर से भी भरोसा हो गया, तो स्पीड किसे कहते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय इन। यही सुनने की कसर रह गई थी, मैंने कहा कि आत्महत्या करने से पहले ये आखिरी काम भी सुन लो, यही रह गया जिंदगी में, कुछ नहीं। अगर आपसे फिजिक्स का टीचर पूछे स्पीड की डेफिनेशन क्या है और आप ये जवाब दे दें एब्सोल्युटली राइट, बेहतरीन, मगर मैं तो नहीं हूं ना फिजिक्स का टीचर, मैंने क्या कसूर किया है, मुझे ऐसी बातें सुना रहा है। क्योंकि अगर फिजिक्स वाला सिर्फ स्पीड कहेगा तो हम खुद से ये अज्यूम कर लेंगे कि चूंकि ये फिजिक्स पढ़ाता है तो स्पीड से मुराद है स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो डेफिनेशन आपने सुनाई है वो है स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई सिर्फ स्पीड कहे ऐसी बातें मत किया, क्योंकि आप ही हैं जो ये जुमले कहते हैं कि सर उर्दू में राइटिंग स्पीड होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, रक्शे में बैठ के लिखते हैं? बात है, आपने तो कहा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, तो अब राइटिंग स्पीड का तो ये मतलब हुआ ना कॉपी हाथ में लो रक्शे में बैठो। हम ही हैं जो लोग कहते हैं क्या स्पीड से खा रहा है यार, बट ट्रक पे बैठ के खा रहा है, क्या स्पीड से बोलता है भाई, भागते हुए बोल रहा। खुद सोचे, ये हमारी नॉर्मल लाइफ की बात है, मैं तो नहीं अपनी तरफ से बना रहा। स्पीड का मतलब है एनी एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप कितने लफ्ज 1 मिनट में बोलेंगे, बोलने की स्पीड। आप कितना खाना 1 मिनट में खा लेते हैं, खाने की स्पीड। आप कितनी लाइनें 1 मिनट में लिख लेते हैं, लिखने की स्पीड। योर एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब ये तय हो गया तो फिर मसला ही हल हो गया। अब केमिस्ट्री में कौन सी एक्टिविटी है, रिएक्शंस। हर केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। कितना रिएक्टेंट 1 मिनट में प्रोडक्ट बना लेगा, रिएक्शन की स्पीड। तो केमिकल काइनेटिक्स जिस चीज से ताल्लुक रखती है वो है रिएक्शंस की स्पीड। कुछ रिएक्शंस बहुत क्विक होते हैं, कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं, कुछ रिएक्शंस मॉडरेट होते हैं। तो आखिर रिएक्शंस अलग अलग स्पीड से क्यों होते हैं, ये रिएक्शन की स्पीड क्या होती है और किस चीज पे डिपेंड करती है, ये है मेरे 2 टॉपिक इस चैप्टर। So chemical kinetics, the branch of chemistry, deals with the speed of reaction and the factor which controls the speed of reaction। ये जान लेने के बाद कि रिएक्शन किस स्पीड से होता है तो याद रहे
ना तेज रिएक्शन होना अच्छी बात है, ना स्लो रिएक्शन होना बुरी बात है। कुछ रिएक्शन तेज हो ये मेरे लिए फायदेमंद है, कुछ रिएक्शन तेज हो ये मेरे लिए नुकसानदेह है। तो रिएक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए तेज फास्ट की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है कंट्रोल। जब मुझे ये पता चल जाएगा रिएक्शन की स्पीड किन चीजों पे डिपेंड करती है, तो मैं रिएक्शंस की स्पीड को कंट्रोल कर लूंगा, फिर मेरी मर्जी से रिएक्शन की स्पीड होगी। जो रिएक्शन मुझे फायदा देते हैं मैं चाहूंगा जल्दी हो जाए, जो रिएक्शन मुझे नुकसान पहुंचाते हैं मैं चाहूंगा कि इतने स्लो हो जाए कि समझो हो ही ना, तब आएगा ना फायदा। तो ये इस चैप्टर का मकसद है। तो इंशाल्लाह इसे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं, बल्कि कहना चाहिए